हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम जो आपका चैप्टर 10 है उसे हम कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, ये आपका इग्नू बीए का है और इसका सब्जेक्ट कोड है ESO 12, भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया। इसका नाम आपका है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। लास्ट 10 ईयर में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से, वो सभी हम इसमें कवर कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इसके अलावा कोई सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसका सब्जेक्ट कोड जरूर बताइए और नाम बताइएगा कि अगर आप बीए में हैं तो उसका सब्जेक्ट कोड क्या है और आपका नाम क्या है उस सब्जेक्ट का। ठीक है, और हिंदी के वीडियो अपलोड हैं। अगर आप बीए में हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो हिंदी वाला आपका अपलोड है BHDE 106। ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा वहां से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति क्या होती है ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो हरित क्रांति परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि में महत्वपूर्ण जैविकीय तथा मशीनी नवीनताएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, हरित क्रांति में कृषि में बहुत सारे परिवर्तन लाए गए हैं, ऐसे आप जान सकते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के द्वारा इसका उद्देश्य पैदावार बढ़ाने वाले बीजों का प्रयोग और उत्पादन को अधिक गति देने के लिए उर्वरकों के प्रयोग को व्यवहार में लाना होता है। ठीक है, 1960 के दशक में ये कब आई थी, आप ये साल याद रखिएगा। 1960 के दशक के मध्य में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण जैविक तथा मशीनी नवीनताओं की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, ये प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1960 के मध्य में। ठीक है, 1960 के मध्य में कृषि क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुई थी वो क्या थी? जैविक और मशीनी। ठीक है, जैविक और मशीनी नवीनताओं की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति का उदय हुआ। ठीक है, प्रारंभ में यह पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी। ठीक है, स्टार्टिंग में से स्टार्ट कहाँ से किया गया था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। इसके पश्चात यह अन्य राज्यों के भागों में भी फैलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके दूसरे राज्यों में भी इसे फैलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में किसानों द्वारा उच्च उत्पादन वाले बीज, अधिक मात्रा में रासायनिक खाद, सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी तथा आधुनिक कृषि तकनीकी आदि का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 5th था। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति के प्रभाव के विषय में बताइए। ठीक है, अभी हमने ये जाना कि हरित क्रांति होती क्या है, अब इसके प्रभाव क्या क्या थे ये आपको बताने हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे इसमें हरित क्रांति के प्रभाव। ठीक है, हेडिंग को अच्छे से हाईलाइट करके आप डालेंगे। अगर आप 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आप एग्जाम में जितना आपको जरूरी है उतना आपको याद रह जाएगा लिखने के लिए, और आप अच्छे से अपना पेपर कर पाएंगे। जहां हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं, वहीं हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी चीज होती है तो आपको पता होगा उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, कोई भी नई अगर तकनीकी आती है, कोई भी आविष्कार होता है, कोई भी चीज हो, उसके अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो उसके नेगेटिव भी होंगे। तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले आपको बताने होते हैं पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, तो सकारात्मक पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं इसके? पहला इसमें है फसल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों की संख्या, पैदावार तथा कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। ठीक है, जो कृषि थी उसकी उत्पादन में वृद्धि हुई, पैदावार में वृद्धि हुई। दूसरा है कृषि मजदूरों की मांग बढ़ गई। ठीक है, कृषि करने वाले जो मजदूर थे उनकी मांग बढ़ गई। कृषि में मजदूरों को
किराए पर रोजगार मिलना भी अधिक सरल हुआ। ठीक है, कृषि में जो मजदूर काम करने वाले थे उन्हें रोजगार मिलने लग गया। पंजाब में मजदूरों में हुई कमी दूसरे राज्यों में विशेषकर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूरों द्वारा पूरी की गई। इससे स्पष्ट होता है कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए। ठीक है, इसने हरित क्रांति ने रोजगार के अवसर भी दिए लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 4, प्रगतिशील किसानों ने जमीन को बटाई पर किसी और को देने की अपेक्षा व्यक्तिगत परीक्षण में खेती की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस प्रक्रिया के अंतर्गत गरीब किसानों से पट्टे पर जमीन लेकर भी खेती की जाती थी। ठीक है, जो गरीब किसानों से पट्टे पर खेती लेकर भी की जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली खेती का संगठन व्यापारिक कामकाज के संगठन की भांति होता है, न कि सामंती व्यवस्था की भांति। ठीक है, ये जो खेती होती है किस तरह से होती है, ये कामकाज के संगठन की भांति होता है, ना कि सामंती व्यवस्था के हिसाब से। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अब आपको निगेटिव बताने हैं कि नकारात्मक प्रभाव इसका क्या हुआ। तो नकारात्मक में फर्स्ट पॉइंट आपका है कि हरित क्रांति का लाभ कृषि से जुड़े विभिन्न वर्गों में सामान्य रूप से वितरित न होकर मुख्य रूप से बड़े भूस्वामियों को मिला। ठीक है, इनका लाभ किसको मिला, बड़े जो भूस्वामी थे उनको इसका लाभ ज्यादा मिला। सेकंड पॉइंट है, छोटे किसानों के पास भूमि की कमी होती है, इसलिए ये अधिक उत्पाद करने में असमर्थ रहे। ठीक है, जो छोटे किसान होते हैं इनके पास खेती है, जमीन इनके पास कम होती है, इसलिए इनको कोई खास लाभ भी नहीं हो पाता है। ठीक है, इनको कोई खास लाभ भी नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट में, हरित क्रांति ने कृषक वर्ग में विषमता उत्पन्न की। ठीक है, जो हरित क्रांति ने जो कृषक वर्ग था उसने विषमता को उत्पन्न किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जिस कार्यक्रम में कृषि मजदूरों की नगद मजदूरी बढ़ी लेकिन कीमतों के अनुपात में अधिक वृद्धि के कारण उनकी मजदूरी वास्तव में घट गई। ठीक है, उनकी जो मजदूरी थी वास्तव में क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में क्या हुआ, कृषि मजदूरों की नगद मजदूरी बढ़ी थी। जो कृषि मजदूर थे, कृषि करने वाले मजदूर थे, उनकी नगद मजदूरी तो बढ़ी थी, लेकिन कीमतों में के अनुपात में अधिक वृद्धि के कारण, क्योंकि कीमतें अधिक बढ़ गई थी, तो इसके कारण मजदूर जो थे उनको वास्तव में वे घट गए थे, मजदूर कम हो गए थे। तो ये कुछ इसके निगेटिव पॉइंट थे। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि इसके सकारात्मक पॉइंट क्या है और नकारात्मक क्या है। लास्ट पॉइंट और इसमें दिया गया है, हरित क्रांति से कृषक वर्ग में विभिन्नता के कारण पूंजीवाद का फैलाव होने लगा। ठीक है, इसमें पूंजीवाद का भी फैलाव होने लगा। उपयुक्त प्रभावों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि नई तकनीकी का लाभ भूस्वामियों को प्राप्त होता है। ठीक है, जो नई तकनीकी थी इसका लाभ किसे हुआ, भूस्वामियों को हुआ, जिनके पास ज्यादा जमीन थी। छोटे किसानों को इसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। जो छोटे किसान थे उन्हें इसका कोई खास लाभ नहीं हुआ। छोटे किसानों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी इनके हिस्से में गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जो छोटे किसान थे, आप अगर आप आउटर से थोड़ा जुड़े हुए हैं, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, तो आप ये जान पाएंगे कि जो छोटे किसान हैं वो आज भी वो बेरोजगार और गरीबी ही उनके हिस्से में है, तो इन्हें कोई खास लाभ नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका, आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सामूहिक विकास कार्यक्रम क्या है। ठीक है, इसमें आपसे सामूहिक विकास कार्यक्रम पूछा गया है कि सामूहिक विकास कार्यक्रम क्या है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसमें सामूहिक विकास कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य गांवों में बुनियादी विकास, ठीक है, बेसिक विकास आप कह सकते हैं, बेसिक डेवलपमेंट। तो इसका उद्देश्य क्या था? गांवों में बुनियादी विकास, सेवाओं का विस्तार करना था, जो इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं उनका विकास करना था। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को उत्पादन या उत्पाद के ऐसे साधन उपलब्ध कराने पर बल देता है जिससे वे सदा के लिए निर्धनता रेखा से ऊपर उठ सकें। ठीक है, ये कार्यक्रम किस लिए थे? कि जिससे कि जो छोटे किसान हैं या जो गरीब हैं वो निर्धनता यानी गरीबी से ऊपर उठ सकें हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो इस तरह की कुछ साधन जो बेसिक जरूरतें थी उनके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, उसे ही क्या कहा गया है? सामूहिक विकास कहा गया है। ठीक है, परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है ये देख लीजिए आप। वह प्रक्रिया जिसमें जनता के प्रयास आर्थिक विकास के लिए समुदायों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं के लिए समुदायों को राष्ट्रीय जीवन से जुड़ने के लिए तथा राष्ट्रीय विकास के लिए राजकीय अधिकारियों के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये राष्ट्र संघ का कहना, ये थॉट है जिन्होंने अलग अलग कुछ लोगों ने थॉट दिए हैं, अपने विचार दिए हैं। तो राष्ट्रीय संघ का ये विचार है, उनका कहना है। तो राष्ट्रीय संघ ने क्या कहा, इसे आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि वह प्रक्रिया, इनका कहना है कि वह प्रक्रिया जिसमें जनता के प्रयास आर्थिक विकास के लिए समुदायों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं के लिए समुदायों को राष्ट्रीय जीवन से जोड़ने के लिए तथा राष्ट्रीय विकास के लिए राजकीय अधिकारियों के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये थॉट, इनका नाम याद रखिएगा किसने ये थॉट दिए थे। नेक्स्ट है, इसमें पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया है कि वह विधि जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गांव की सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन की शुरुआत करना है। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया है। दूसरा है कि इस प्रकार सामुदायिक विकास समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को करते हैं, जिसमें समुदाय के व्यक्ति सरकारी प्रयासों के साथ साथ स्वयं भी प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं। कि जो लोग हैं, सरकार तो प्रयास कर रही है, उसके साथ साथ लोग व्यक्तिगत प्रयास भी करते हैं। यह ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा विकास की एक प्रभावशाली विधि है। आदिकाल से लेकर आज तक इसकी सामुदायिक विकास की महत्ता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। इसमें क्या पूछा गया है कि आर्थिक सुधारों का ग्रामीण क्षेत्र पर क्या असर रहा। ठीक है, आर्थिक सुधारों का ग्रामीण क्षेत्र पर क्या असर रहा। तो सरकार द्वारा संचालित विकास से हटकर बाजार से प्रेरित विकास की ओर भारतीय आर्थिक नीति का झुकाव हो चुका है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादन तथा वितरण के फैसले बाजार के ही संकेतों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय घाटे को कम करना, रियायतों को कम करना, रुपए के मूल्य में कमी, निर्यात पर जोर तथा कृषि ऋणों में कमी के कारण गरीबों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसका प्रभाव गरीबों पर ज्यादा पड़ा है, आप ये समझ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा व नकारात्मक प्रभाव खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर पड़ा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ा है? इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है खाद्य पदार्थों पर। ठीक है, खाने पीने की चीजों पर, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर पड़ा है। साथ ही वित्तीय कटौती से
कृषि क्षेत्र पूरी तरह पिछड़ गया है। ठीक है, वित्तीय कटौती के कारण क्या हुआ है कि कृषि क्षेत्र जो था वो पूरी तरह से पिछड़ गया है। जो ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, कृषि आर्थिक व्यवस्था की ऐसी धुरी है जिसके इर्द गिर्द सामाजिक व आर्थिक फायदे व नुकसान विद्यमान रहते हैं। आर्थिक सुधार सामाजिक समन्वय के संदर्भ में वितरित प्रभाव छोड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों की आपूर्ति की कमी, बीमार व ग्रामीण श्रण व्यवस्था आदि तत्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित के बिल्कुल विरुद्ध प्रतीत होते हैं। कृषकों के संदर्भ में बैंक ऋण भी अपना प्रतिशत गिरा चुका है और वित्तीय संसाधनों में गिरावट आई है। आर्थिक सुधारों के पश्चात कृषि क्षेत्र के निराशाजनक प्रदर्शन ने सरकार को ग्रामीण विकास के विषय में पुनः सोचने पर मजबूर तो किया है, साथ ही नई नीतियों को बनाने व पुरानी नीतियों में संशोधन करने के लिए बाध्य भी किया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं, फिर ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको और देख लीजिए आप। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है, औपनिवेशक, ठीक है, औपनिवेशक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित भू राजस्व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्थाएं इसमें पूछी गई हैं आपसे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्होंने क्या क्या निर्मित की थी, क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। भारत में औपनिवेशक, ठीक है, भारत में औपनिवेशक शासन काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, इस समय कई सारे परिवर्तन किए गए थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, जैसे व्यक्ति की कृषि पर निर्भरता बढ़ती रहे। क्यों किए गए थे? ताकि व्यक्ति जो थे, लोग थे, उनकी कृषि पर निर्भरता बढ़ती रहे, वो कृषि पर निर्भर हो। भूमि व्यवस्था की भी महत्व बढ़ता गया। ठीक है, भूमि व्यवस्था को भी महत्व दिया गया। यहाँ पर प्रारंभिक समय में भूमि की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, जो स्टार्टिंग था वहाँ पे भूमि की कोई बहुत ज़्यादा महत्व या उसकी विशेष व्यवस्था नहीं थी, परंतु समय के साथ साथ जनसंख्या के बढ़ने से, ठीक है, टाइम के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती रही है। जनसंख्या के बढ़ने से कृषि की महत्ता बढ़ी है। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ी है तो कृषि की इम्पोर्टेंस भी बढ़ी है और भूमि व्यवस्था की समस्या सामने आई और समय अनुसार यह व्यवस्थाएं बनती रही और उनका रूप भी परिवर्तित होता रहा। ठीक है, टाइम पे ये बनती रही, इनका रूप भी बदलता रहा। औपनिवेशिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार है। अब यहाँ पे इसका जो वर्णन है इसको बताया गया है। औपनिवेशिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भू राजस्व व्यवस्थाएं क्या क्या है उन्हें बताया गया। पॉइंट को आप हाईलाइट करके लिखेंगे। पहला है रैयतबाड़ी। ठीक है, रैयतबाड़ी व्यवस्था। अर्थव्यवस्था, जो रैयतबाड़ी अर्थव्यवस्था थी, इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों का राज्यों से सीधा संबंध स्थापित होता था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो रैयतबाड़ी अर्थव्यवस्था थी या रैयतबाड़ी जो व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत क्या था, जो कृषक थे, जो खेती करके जो किसान थे, उनका राज्य से सीधा संबंध होता था। ठीक है, वो राज्य से सीधा संपर्क कर सकते थे और उनके द्वारा लगान की निश्चित राशि सरकार को दे दी जाती थी। भूमि पर उसका स्वामित्व बना रहता था और भूमि पर उनका अपना अधिकार रहता था। उन्हें भूमि को बेचने संबंधी, हस्तांतरण करने तथा गिरवी रखने संबंधी अधिकार मिले थे।
वो अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकते थे, वो गिरवी रखें, बेचे, क्या थे, ये अधिकार उनका स्वयं का था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और उनका जो राज्य सरकार थी उनका रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों का सीधा उनसे संपर्क था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण क्या क्या थे, कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं जो आप समझ लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक का सीधा संपर्क सरकार से होने के कारण कृषकों का शोषण नहीं होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक जो थे, जो किसान थे, उनका सरकार से सीधा संबंध था और इसका फायदा क्या था कि उनका शोषण नहीं होता था। ठीक है, दूसरा है फसल की पैदावार अच्छी ना होने पर सरकार कृषकों से लिए जाने वाले लगान माफ कर देती थी। ठीक है, अगर खेती अच्छी नहीं हुई है तो किसानों से जो लगान लिया जाता था सरकार उसे भी माफ कर देती थी। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था में मध्यस्थों का ना होना इसका सबसे अच्छा गुण था। ठीक है, कोई इसमें बिचौलिया नहीं होता था। नेक्स्ट है, समय समय पर किसानों की समस्याएं उन्हें समझने का प्रयास किया जाता था और उन्हें दूर भी किया जाता था। समय समय पर किसानों की समस्याओं को सरकार सुनती थी और उन्हें दूर भी करती थी। अब इसके दोष क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, ये देख लीजिए। प्रत्येक किसान का लगान अलग अलग निर्धारित रहता था। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट में जो किसान थे उनका सभी का जो लगान था वो अलग अलग था, इसलिए ग्रामीण जीवन की सामुदायिक रूप से समाप्ति हो जाती थी। ठीक है, इस तरह से इसकी वजह से क्या था, जो ग्रामीण जीवन था उसकी सामुदायिक रूप से समाप्ति हो जाती थी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इस व्यवस्था में लगान तय करने वाले अधिकारियों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। देखिए ये एक नेगेटिव पॉइंट में कि जो लगान तय करने वाले जो अधिकारी हुआ करते थे वो किसानों का शोषण करते थे यहाँ पे। ठीक है, लगान को एकत्र करने वाले कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता था जो किसानों के लिए काफी महंगा पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें महलवाड़ी व्यवस्था। अब महलवाड़ी व्यवस्था में क्या है, इसको भी आप अच्छे से हाईलाइट करके लिखेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको 2 नंबर में सिंगल ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो महल शब्द का अर्थ होता है लगान। ठीक है, यहाँ देखिए आप, महल शब्द का अर्थ क्या होता है, लगान। ठीक है, महल शब्द का अर्थ लगान है कि इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ठीक है, लगान की इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को महल कहते हैं। इस व्यवस्था में पूरा गांव भूमि का स्वामी रहता है, इसलिए लगान देने की जिम्मेदारी पूरे गांव पर रहती है। इस प्रकार इस व्यवस्था का भी दर्शन होता है। प्रत्येक साझेदार अपनी भूमि का मालिक या स्वामी होता है। इस व्यवस्था में यदि किसान अपनी भूमि छोड़ता है तो यह गांव की संयुक्त संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि सब मिलकर देते हैं, इसलिए कोई किसान छोड़ देता है तो वो गांव की पूरी संपत्ति मानी जाती है कि गांव की एक संयुक्त संपत्ति है, ऐसा कह सकते हैं। इसके गुण क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है, कह सकते हैं। इस व्यवस्था में काश्तकारों का शोषण संभवतः कम किया जाता है। ठीक है, इसमें जो काश्तकार हैं उनका कम शोषण होता है। दूसरा है, इस व्यवस्था की प्रक्रिया से किसानों में सामूहिक चेतना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दर्शन होता है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखने को मिलती है। अब इसके दोष क्या क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है। सरकार द्वारा जिन किसानों को लंबरदार कृषक चुना जाता है उनका शोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसका एक तो नेगेटिव पॉइंट ये हो गया। दूसरा है, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत छोटे किसानों का शोषण किया जाता था। ठीक है, इस व्यवस्था में जो छोटे किसान थे उनका शोषण होता था। दूसरा है, साझेदारी का रूप बनावटी रहता था, जो साझेदारी थी वो बनावटी होती थी। थर्ड पॉइंट है इसमें जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, आप हर पॉइंट को हाईलाइट करके अच्छे से लिखेंगे। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार एक या अधिक गांवों का मालिक होता है।
इसका कार्य किसानों को भूमि का बंटवारा कराना और लगान तय करना होता है, अर्थात भूमि पर जमींदारों का स्वामित्व होता है। जमींदार अपनी मनमानी से लगान तय करता है और अपनी मर्जी से कुछ ऐसी शर्तें भी लागू कर देता था जिसमें किसानों को काफी कष्ट होता था। जमींदार द्वारा सरकार के द्वारा निश्चित राशि देने से और कृषकों से अपनी मन मुताबिक मालगुजारी ऐंठते थे। ठीक है, अपनी मन मर्जी से लोगों से मालगुजारी वो लिया करते थे। ये लोगों, छोटे किसानों के लोग शोषण किया करते थे, छोटे किसानों का। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करना था जिसका लाभ किसानों को मिल सके। ठीक है, दूसरा है जमींदार से निश्चित मालगुजारी वसूलना सरल था। ठीक है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, दोष क्या क्या थे। इसमें जमींदार द्वारा काश्तकारों का पूर्ण शोषण किया जाता था। तो जमींदार थे वो काश्तकारों का शोषण करते थे इसमें। ठीक है, इस व्यवस्था द्वारा विलासी वर्ग की उत्पत्ति हुई जिसमें दया भाव का अभाव था। ठीक है, इस व्यवस्था के कारण एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जिसमें दया भावना थी ही नहीं, क्रूरता थी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, 10th चैप्टर। आगे की वीडियो में आपको 11 चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 11 है। ठीक है, अगर आप BA में हैं, BCA में हैं या MCA में हैं तो आप, या फिर MA में हैं तो आप बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 10th या 12th NIS से कर रहे हैं तब भी आप मुझे बता सकते हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।